मेरा शौहर घर पर नहीं था तो एक रात उसके दोस्त को मौका दिया तो उसने मुझे पूरी रात। बच्चे इस कहानी से दूर रहे। डोरबेल बजने की आवाज पे नाइला चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। न जाने कौन आ गया था। उस वक्त शाम होने को थी और वो किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। उस वक्त घर पे वो अकेली थी और उसे ही दरवाजे पे झाके देखना था कौन है। दरवाजे के करीब उसने दबी आवाज में पूछा, ये मोहम्मद इशफाक का घर है? चंद मिनटों के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज में पूछा गया था, जी यही घर है उनका। आप कौन? क्या काम है उनसे? इशफाक उसके शौहर का नाम था। उसकी 1 साल पहले शादी हुई थी और वो भी आकर इस घर आ गई थी जहाँ वो दोनों रहते थे। छोटा सा ये घर उन दोनों के लिए काफी था। मैं उसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते रहे हैं। अहमद नाम है मेरा, उसने कहा तो नाइला बोली, देखे मेरे शौहर घर पे नहीं है। बिल आखिर वो बोला, भाभी फिक्र ना करे, मेरी उससे बात हो गई है। वो बोला, आते वक्त मैंने कॉल की थी उससे, वो मुल्तान में है ना। नाइला ने कहा और चंद लम्हों के बाद दरवाजा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का नौजवान कांधे पे एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। नाइला को उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। शायद वो उनकी शादी में आया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, शुक्र है दरवाजा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लौटा देंगी मुझे, उसने खुश दिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर जरा चौंक कर नाइला की तरफ देखा। उसकी नजरों में तब्दीली को नाइला ने महसूस किया और वो कदरे बुखलाई। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। आ जाए, अब वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई। बैठ जाए यहाँ, मैं आती हूँ। उसे वहां बिठाकर वो अपने कमरे की तरफ आई और एक दुपट्टा उठाकर पहना और इशफाक को कॉल मिलाई। हेलो, क्या बात है? इशफाक ने कॉल पिक करने के बाद तल्ख लहजे में पूछा था। नाइला ने तहम्मुल से कहा, कैसे हैं? वो हमेशा उसे तल्ख लहजे में ही बात करता था। नाइला को नहीं आता कि कभी उसने नरमी से बात की हो। ठीक हूँ, क्यों फोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ। टाइम नहीं मेरे पास, वो उकताए हुए अंदाज में बोला था। आपके एक दोस्त आए हैं। अहमद पहुंच गया? वो इशफाक ने उसकी बात काटी थी। फोन उसे दो। जी अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, नाइला ने कदरे इत्मीनान से कहा। वो उसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात करवाओ उससे, चलो जल्दी, इशफाक ने कहा तो नाइला फोन लेकर ड्राइंग रूम में बैठे अहमद को थमा दिया। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। लगता था काफी बेतकल्लुफी थी। अहमद उससे कई गालियां दे रहा था। कई मिनट बात करने के बाद अहमद ने फोन उसकी तरफ वापस बढ़ाया। वो सोफे के करीब ही खड़ी थी। नाइला ने फोन कान से लगाया। सुनो, इशफाक कह रहा था, ये मेरा बहुत खास दोस्त है, मैं भी कई बार इनके घर जाता रहा हूँ। इसे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में उसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यही रहे, तुम ख्याल रखो उसका, तब ठीक है ना? फिक्र ना करें, मैं उनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। ठीक है, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। आए, मैं आपको रूम में छोड़ आऊं, उसने अहमद से कहा जो सोफे पे बैठा उसे ही देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझे ऐसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, उसने कहा तो नाइला मुस्कुराई। अशफाक कई दिनों से मुल्तान गया हुआ था और वो घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। यह तो टीवी देखती रहती या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ रखती थी। कभी कभार तो उकता कर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब वो आया था तो उससे बात करके उसकी तन्हाई तो कम हो जाती। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर वो भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती अंदर आई। वो उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। ड्राइंग रूम दरमियाने साइज का था, जिसके एक तरफ बेड था, साथ ही एक साइड मेज पर पड़ा था जिसके ऊपर छोटी मोटी चीजें पड़ी थी। सामने 2 सोफे रखे हुए थे, खिड़की थी जिस पर पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के कोने में बाथरूम का छोटा सा दरवाजा था। ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। वो उसकी तरफ मुड़कर बोली जो रूम का जायजा ले रहा था। नाइला ने उसे देखा। वो काफी पुरकशिश मर्द था, लेकिन उस वक्त चेहरे पर हल्की सी थकन थी। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई। लेकिन उसका जहन जरा सा उलझ गया था। वो मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी उसका हल्का सा तारुफ हुआ था और वो इससे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। उसे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। उसकी और इशफाक की दोस्ती इतनी गहरी थी। इशफाक का कोई दोस्त ऐसे घर पे नहीं आया था। इशफाक बहुत सख्त मर्द था, लेकिन आज इसने खुद इसे घर पे ठहरा लिया। यकीनन उनकी दोस्ती खासी गहरी थी।
उसने सोचा शाम गहरी होने लगी थी, वैसे तो वो कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो उसकी पसंद नापसंद जरूरी थी। वो यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे की तरफ रुककर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाजा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खुल गया। नीम दरवाजे से उसकी नजर अंदर गई। वो बेड पे लेटा सो रहा था, उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। नायला धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से जरा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था, सीने में हल्का सा सांसों की आमदोरफ्त का पता दे रहा था। वो गहरी नींद में था। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे और शर्ट के कई बटन खुले थे। उसको यूं लेटे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसका गला सूखने लगा था। सर झटक कर वो जल्दी से बाहर निकल आई। न जाने कब उसकी आंख खुली थी। कराची से वो लाहौर आया था और काफी थक चुका था। उसके पापा ने यहाँ एक प्लाट लिया था और पेश की अदायगी कर दी थी, मगर इसमें कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई थी। उसे इस मसले को निपटाना था। आने से पहले उसने इशफाक को कॉल की थी और उसे बता दिया था कि वो इधर आ रहा है। अब वो मौजूद था, मगर इशफाक यहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी बीवी थी जिससे वो मिला था और उसे इशफाक पे रश्क आया था। इशफाक जिसे मामूली शक्ल व सूरत की बीवी काफी खूबसूरत थी। उसने नायला को सादा से होलिये में देखा था जिसमें वो बेहद खूबरू लग रही थी। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और जवान बदन की उठान अहमद को चौंका दिया था। उसे यकीन था कि अगर वो बंद सवर जाती तो उसे नजरें हटाना उतनी मुश्किल हो जाती। यकीनन इस घर में कुछ दिन उसके सब्र को आजमाने वाले थे। वो नीम पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। कफ उसने पीछे को उड़ा लिए थे और उसकी मजबूत कलाइयां दिखने लगी थी। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने उसकी थकन उतार फेंकी थी और वो बेहद फ्रेश हो गया था। दीवार पे लगी घड़ी 3 बजा रही थी। घर की तमाम लाइट्स ऑन थी और किचन की तरफ से खटर पटर की मध्यम आवाज से आ रही थी। शायद नायला वही मसरूफ थी। वो बालों को तौलिए से खुश करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पे रुक गया। नायला उसकी तरफ पुश्त किए किचन की स्लैब पर कुछ बना रही थी। दुपट्टा सर से सरककर कंधों पर आया था। उसने सूट पहन रखा था जिसकी डोरियों ने उसकी नाजुक सी कमर के आखिरी हिस्से को जकड़ रखा था। उसने अपने निचले लब को दांतों में दबाया और किचन में आ गया। उसकी आहट पाकर मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी। अब से वो मुस्कुराई। फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए? नहीं तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींच कर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके रूम में खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे। नायला ने कहा। न जाने क्यों उसने नजर चुराई थी। मेरी पसंद पूछने का क्या फायदा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। तो बहुत थक गया था तो सो गया। फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो नायला को देखते हुए बोला जिसने दुपट्टा बेपरवाही से कंधों पे डाल रखा था और सियाह रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना है तो खाना ही पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं। वो बोली। ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसे बनाती हैं। आपस में शरारत से कहा। नायला ने आईब्रो चढ़ाकर उसे देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी। दरमियान में सिर्फ टेबल हायल थी। वो तीखे नए नक्श वाली लड़की थी, शफाफ रंगत और गुलाबी तरसे हुए होंठ और बड़ी बड़ी सियाह आंखें जो बोलते वक्त छोटी हो जाती थी। किचन में काम करने की वजह से उसकी गर्दन पे पसीने की हल्की सी बूंदें उबर आई थी। वो खाने की तरफ मतवज्जा हो गया और इधर उधर की बातें करने लगे, मगर उसकी निगाहें बहक रही थी। एक मौके पे उससे लगा जैसे वो भी उसकी नजरों की आवारगी को जान गई है, मगर अनजान बनी हुई है। ये उसकी गलत फहमी भी हो सकती थी। वो उसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? उसने पूछा था। कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, किसी होटल में रह जाऊंगा। मुझे कोई मसला नहीं है। मैं वैसे भी बहुत बोर हो जाती हूँ। कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊँ। हाँ, मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने। अब आप अकेली नहीं। लेकिन आप अकेले क्यों रहती हो? मेरा मतलब अशफाक की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए थे। शादी के फौरन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए जो इशफाक को कंपनी की तरफ से मिला है, लेकिन हम लोग अब इसे किस्तों में खरीद रहे हैं। आधी कीमत अदा हो चुकी है। अहमद उसकी मधोश भरी आवाज सुनता गया। वो उसकी बेहद करीबी दोस्त की बीवी थी, मगर उसके बारे में अहमद की सोच यूं उस तन्हाई में बदलने लगी थी। उसका हुस्न और जवानी उसे बुरी तरह कशिश करने लगे थे और उसकी नजरें नायला पर गिरने लगी थी। उसका दिल उसकी कुर्ब की चाह करने लगा। नायला ने कपड़े बदले और दरवाजा बंद करके बेड पे बालों को उसने छोटी सी पोनी में कैद कर लिया था। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही, मगर नींद का नामो निशान ना था। जब से इशफाक गया था वो ठीक
ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे डर लगता, तन्हा घर में रहने से हल्की आहटों पे वो डर के जाग जाती थी। अशफाक का रवैया इससे हमेशा तस्दीक अमेज रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था, अजीब बेजार इंसान था। नायला को नहीं याद था अगर कभी उन्होंने लगातार 5 मिनट से ज्यादा बात की हो। उसे रात को एक खातून की कॉल आ जाती थी जिन्हें सुनने के लिए वो छत पे चला जाता था। उसने कई बार नायला को दबे लफ्जों में कहा था कि इससे शादी में अशफाक की मर्जी शामिल ना थी। अनगिनत रातें रोकर गुजारी थी, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया था। वो दोनों बस जरूरत के तहत ही बात करते थे, लेकिन आज उसके जागने की वजह अलग थी। अहमद को अपने घर में ठहरा देखकर वो बेचैन हो गई थी। वो उसे निगाहें भर के देखता रहा था, उसके अंदर हलचल सी जागी थी। वो उसे मना नहीं कर सकी थी। शायद जो मोहब्बत और प्यार उसे अपने शोहर से ना मिल सका था, वो किसी और में तलाश करने लगी थी। उसके बारे में सोचते सोचते ना जाने कब वो सो गई। अहमद की आवाज दबी चीख से खुली थी। वो हड़बड़ाकर जाग गया और अपने हवास बहाल करने लगा। उस लम्हे हल्की सी चीख फिर सुनाई दी थी और ये यकीनन नायला के कमरे की तरफ से आई थी। वो जल्दी से कंबल साइड पर करके उठा और चप्पल पैरों में पहनकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। उसके बेडरूम के सामने पहुंचकर उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा बंद था। नायला ने उसे पुकारा था, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? यहाँ कोई है? अंदर से नायला की डरी हुई सी आवाज आई थी। दरवाजा खोलो। खिड़की के बाहर उसकी आवाज हल्की सी आई थी। शायद वो कंबल में दबकी हुई थी और बेहद खौफजदा थी। दरवाजा खोलो, मैं देखता हूँ। चंद लम्हे बाद उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर आया और उसके चेहरे की तरफ देखा। वो नंगे पांव दरवाजे के करीब खड़ी थी, चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था। यहाँ कोई खिड़की है? वो दबे हुए अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खुल गई। बहुत जोर से वो आंखों में हरास लिए बोले जा रही थी। वो आंखों में डर लिए बोले जा रही थी। अच्छा तुम ना करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना किया। उसका शीशा सही सलामत था और वो खिड़की सिर्फ अंदर से खुलती थी, इसलिए बाहर से उसे तोड़े बगैर खोलना नामुमकिन था। फिर वो कैसे खुल गई? अहमद उलझ गया। तुम इसे वाकई बंद करके सोई थी ना? उसने पूछा। हाँ, मेरी आदत है, मैं दरवाजे और लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ। ये किसी ने बाहर से खोला है? वो अब इस जर्द चेहरा लिए कमरे की वस्त में खड़ी थी। मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी। मैंने देखा था। वो बोला। हाँ, मुझे डर लग रहा था इसलिए रूम की लाइट ऑन रहने दी थी, वो बोली। अहमद फिर खिड़की की तरफ मतवज्जा हुआ और उसे बगौर देखा और चंद लम्हे बाद वो उसके खुलने का राज समझ गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की अंदर से ही बंद होती और खुलती थी, लेकिन उसका हैंडल जरा सा ढीला हो गया था, जो हवा के झोंकों से हिलता रहा था और बिल आखिर खिड़की खुल गई थी। उसने खिड़की वापस बंद की। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ। रिलैक्स होके खिड़की हवा से खुल गई थी, वो बेयकीनी से बोली और खुश्क होंठों पे जबान फेरी। उसके साथ ही वो कमरे में खड़े रह के अहमद को फिर से बेचैनी होने लगी थी। वो खौफसदा सी खड़ी थी। सो जाओ, ठीक है, सुबह बात होगी। मैंने देख लिया है, तुम्हें गलत फहमी हुई थी। वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि वो उसकी राह में हाइल हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। खौफ जैसे उसके अंदर में जम सा गया था। थोड़ी देर यहाँ रह जाएं या फिर हम जाकर ड्राइंग रूम में जाके बैठते हैं। वो बोला। ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यही हूँ, लेट जाओ अपने बेड पे। वो बोला। नायला अपने बेड की तरफ बढ़ी और टेक लगाकर बैठ गई। ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वो उसके करीब आ बैठा था। एक ही बिस्तर पर बैठकर वो खास से करीब आ गए थे। अहमद उसके चेहरे पर खौफ के अलावा हल्की सी सुर्खी भी नजर आने लगी। वो चंद लम्हे आस्ते से बेड पे दराज हो गई। कंबल उसने सीने तक ओढ़ लिया था। तुम वैसे ही डर गई थी। कोई नहीं है यहाँ, अब सुकून से सो जाओ। वो उसके करीब बैठे बैठे नीम दराज हो गए और अपना हाथ बढ़ाकर नायला के गाल को नरमी से छुआ, जिसका उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। और लंबी सांस लेकर आंखें बंद करके नायला की कुर्बत उस पर असरअंदाज हो रही थी। दिल में हलचल सी होने लगी थी। ना जाने कब वो सो गई, मगर अहमद वहां से न उठा। उसके पहलू में मौजूद रहा, उसके चेहरे को निगाहों की आगोश में भरता रहा। रात होले होले सरकती रही। न जाने कितने लम्हे बैठ गए थे। वो कब की सो चुकी थी। वो उसकी सांसों की मध्यम आवाज को सुन पा रहा था और अहमद का दिल जैसे उछलकर हलक में आया था। वो उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया और अपने कमरे में आकर उसने पानी के चंद छींटे अपने तपते हुए चेहरे पर डाले और सोने के लिए लेट गया। वो बहुत देर बाद सोया था। अहमद नाश्ते के बाद जल्दी शफाक के घर से निकल आया था। नायला से उसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। वो रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। उसका रुख प्लाट की तरफ था। वो उसी के मालिक से मिलने जा रहा था। उसने जेब से फोन निकाल कर उसे कॉल मिलाई। हेलो, कौन बोल रहा है? किसी खातून की आवाज आई थी। अंदाज में तलखी थी। जी, मेरा नाम अहमद है। क्या ये वसीम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का घर है? उसने कंफर्म करना चाहा। जी, ये उनका ही घर है।
मगर वो इस वक्त घर पे नहीं है। खातून ने तेजी से कहा। अहमद को लगा वो कॉल काटने लगी है। कब तक आएंगे वो उसने जल्दी से पूछा। रात तक फोन करके पता कर लीजिएगा। खातून ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल काटती, अहमद के कानों में किसी मर्द की दबी दबी आवाज आई थी जो कहीं करीब ही मौजूद था। शायद वसीम घर पे था और किसी वजह से उससे बात नहीं करना चाहता था। अहमद ने फोन वापस जेब में रखकर चंद लम्हे सोचा और एक टैक्सी रोककर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। उसका घर दरमियाना साइज के एक बंगले में था। अहमद ने रुककर घंटी का बटन दबाया, लेकिन घंटी बजने की आवाज नहीं आई थी। शायद वो खराब थी। उसने बड़े से मेन गेट पे दस्तक दी और साइड पर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया था। उसने फिर ज्यादा शिद्दत से दस्तक दी, मगर अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे अंदर कोई मौजूद ना हो। उसने दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला तो वो जरा सा खुल गया। उसने अंदर हाथ डालकर कुंडी गिरा दी और गेट खोल दिया। अंदर आकर दरवाजा बंद किया और इर्द गिर्द निगाह दुराई। लॉन बेहद खूबसूरत था और बंगला छोटा मगर जदीद तराज खराज का था। वो लॉन को अबूर करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में कोई ना था, मगर साथ के रूम से दबी दबी आवाज आ रही थी। वो मोहतात कदमों से उस जानिब बढ़ा। मैंने खुद दस्तक की आवाज सुनी है असद, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई दबी दबी से नस्वानी आवाज आई थी। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। शायद गलत फहमी हुई है तुम्हें। जान हाँ आओ, छोड़ो सब फिक्र और अंदेशे। अगर कोई बाहर हुआ भी तो चला जाएगा, मर्द ने भारी आवाज में कहा। औरत ने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर उसका जुमला अहमद को सुनाई ना दिया। अहमद ने मर्द का चेहरा देखा जिसे जवान औरत ने असद कहकर पुकारा था। वो उसके लिए अजनबी था। उसका हाथ दरवाजे पर दस्तक के लिए उठा। अहमद उस दरवाजे के एंड बाहर खड़ा था जिसकी दूसरी तरफ खेल खेला जा रहा था, जिसका एक मंजर वो देख चुका था। उसने अपना हाथ नीचे किया और दबे पैरों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ आया और बाहर की तरफ बढ़ा और लंबे कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका काम उसके शोहर से था। वो उससे अपने प्लाट की रजिस्ट्री लेने आया था, ना कि उसकी बीवी से। वो बाहर आया और टैक्सी पकड़कर वापस अशफाक के घर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर उसने किराया अदा किया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा नाइला ने खोला था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे आप। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, अहमद ने कहा और उसे नजर भरकर देखा। वो शायद शॉवर लेकर बाहर निकली थी। वो शफाफ चेहरे में एक अप्सरा होकर भी शादाब सा लग रहा था। घने लंबे बालों में हल्की सी नमी जाग रही थी और पानी की कई आवारा बूंदे बालों से निकलकर गर्दन पर सफर करती हुई कमीज में जज़ब हो रही थी। मतलब काम नहीं हुआ? उसने सर हिलाया। चले कोई बात नहीं, कभी तो वो आएगा, वो बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। वो उसके पीछे की तरफ बढ़ा था। वो मोरनी की तरह दिलकश चाल चलती हुई जा रही थी। उस लम्हे उसे अशफाक की खुशकिस्मती पे रश्क आया। इतनी हसीन बीवी उससे मिली थी। वो ड्राइंग रूम में आ बैठी। अहमद साथ ही बैठा था। मैं तो बोर हो गई सुबह से, वो बैठते हुए बोली थी। अहमद मुस्कुराया। बोर नहीं हुई होगी, तुम्हें अपना मियाँ याद आ रहा होगा। वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला। जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बोर हो रही थी मैं। क्या मतलब, तुम्हें शोहर नहीं याद आया? अहमद ने उसे छेड़ा। वो खामोश होगी। वो बेहद खूबसूरत थी और सोफे पर टांग पे टांग चढ़ाए बैठी थी। तुम दोनों की शादी कैसे हुई? नाइला अहमद ने पूछा। तुम्हारी और अशफाक की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? उनकी मामा मेरी अम्मी की दूर पड़े के रिश्तेदार है। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था, फिर वो रिश्ता लेकर आ गई और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई, वो बताती रही। आखिर में उसकी आवाज में उदासी सी आ गई। अहमद चौंका सा था। शायद इशफाक के साथ शादी पे खुश ना थी या फिर उसे मिस कर रही थी, तभी उदास थी। अहमद ने सोचा वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है। अहमद ने कहा। पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत, वो दबी आवाज में बड़बड़ाई थी। मगर अहमद ने सुन लिया। क्यों, तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो उसके अदास चेहरे पे नजरें जमा के पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही कहा। वो फीका सा मुस्कुराई। लंच किया है आपने? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। अहमद ने उसे तिरछी नजरों से देखा। बताओ क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? उसने ठहरी हुई मध्यम आवाज में पूछा। क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते। मैं कुछ देर आराम करूंगी। वो उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अहमद उसके पीछे आया था। कमरे में वो बेड के किनारे रुक कर मुड़ी। हो सकता है मैं कुछ कर लूं, अहमद ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने नसीब की खराबी का ताउन बढ़ना है। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली।
तुम मुझे बताओ तो सही। वो उसके करीब हुआ और अपने हाथ उसके नाजुक कंधों पर रख दिए और उन्हें नरमी से दबाया। नायला ने कहा, मुझे सोना है थोड़ी देर। वो तो तुम नहीं बताओगी मुझे। वो जरा सा और करीब होते हुए बोला, तुम सो नहीं पाओगी। वो भारी से आवाज में बोला, क्यों? क्योंकि तुम डर चाहती हो। याद है कल रात कैसे डर गई थी? हाँ, मुझे लगा कोई बाहर मौजूद और खिड़की खोल रहा है, तभी डर गई। लेकिन मैं इस वक्त नहीं डरती, लेकिन रात के वक्त डर जाती हूँ। अजीब बात है, क्योंकि अंधेरा होता है ना। अब मैं खाना बना लूँ। आपने भी नहीं खाया? मैं भी भूखी हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर रात को डर गई तो फिर मुझे आना पड़ेगा, उसने कहा। बाहर जाती नायला रुकी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सा खुमार नजर आया था। क्या पता अगर मैं डर गई तो शायद आना ही पड़े। वो बेसाख्ता उसे बुलाने के लिए दावत दे बैठी। शायद वो यही चाहती थी। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो अहमद ने उसे बगौर देखा। वो तेजी से बाहर निकल गई। नायला ने खाना तैयार किया। वो दोनों ड्राइंग रूम के वस्त में पड़े टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खाते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है, नायला ने बिरयानी का एक चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। अहमद ने सर उठाकर उससे देखा था। किस सिलसिले में? उसने पूछा और पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाया। उसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा उससे मिलाऊं। अच्छा, अहमद बोला। हाँ, मेरी कॉलेज की दोस्त है, बहुत पक्की वाली दोस्त। बहुत शरारतें करती थी। हमने साथ में अच्छा वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ, वो उसे बता रही थी। अहमद उसे देखकर रह गया। उस वक्त वो अपनी उम्र से काफी कम लग रही थी। चेहरे पे अजीब सी मासूमियत थी और गुजरे हुए सालों की खुशगवार यादों के साए थे। अच्छा, चली जाओ तुम अपनी दोस्त के घर। तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो अगर बोलो तो मैं छोड़ आऊंगा। खुद अशफाक बाहर था। उसके नई मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। वो नायला को उस पर छोड़कर आ सकता था। उसके ऑफर पर नायला चंद लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। आप अभी तो आए हैं थके हुए और आप फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वसीम रहमानी के घर तक गया था मैं। वो घर पे मौजूद नहीं था तो मैं वापस आ गया। मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद तैयार होंगी और फिर आप मुझे ड्रॉप कर देना, नायला ने कहा तो अहमद ने सही ला दिया। लंच के बाद वो अपने कमरे में जा घुसी और अहमद अपने कमरे में आ गया। न जाने कितनी देर यूं ही गुजरी थी कि दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। चंद लम्हे में कमरा परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। वो अंदर आई थी। आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी हो गई हूँ। वो दरवाजे से कुछ कदम अंदर आकर बोली थी। उसकी आवाज पर अहमद ने आंखें खोली थी और लेटे लेटे उसे देखा था। वो तैयार हुई थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। यहाँ आकर वो अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गया था। वो उसके साथ एक ही छत तले रह रहा था जो उसके दोस्त की बीवी थी और बेहद खूब रूह और नाजुक थी। मर्द के दरमियान पाए जाने वाली कुदरती कशिश उसे बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। मुझे कौन सा मेकअप करना है? मैं तैयार हूँ जाने के लिए। 10 मिनट रुक जाओ, अहमद ने कहा और वॉशरूम में घुस के चेहरे पे पानी के चंद छींटे मारे और चेहरे को तौलिए से खुश करता हुआ बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपना मुआयना किया। वो शर्ट और पैंट पहने हुए था जिनके स्लीव्स उसने हस्बे आदत पीछे को मोड़ रखे थे। उन दोनों का लिबास मैच कर रहा था। उसने शीशे में उभरते अपने अक्स को देखा और बालों पे हल्का सा हाथ फेंककर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। नायला पास खड़ी उसे दिलचस्पी से देख रही थी। चले, उसने नायला को देखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ जी, चले। वो बाहर की तरफ बढ़ी। घर के तमाम दरवाजे बंद करके वो बाहर आए। नायला ने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबियों से थमाई, जिसे थामते वक्त उसकी उंगलियां उसके हाथों से लग गई। दोनों की आंखें इस लम्हे दो चार हुई। उसने गाड़ी ली। नायला पीछे बैठने के बजाय उसके पहलू में आ बैठी थी। सीट बेल्ट पहन लो, उसने नायला से कहा। नहीं, ऐसे ही ठीक है, वो बोली तो अहमद चौंका। क्यों? मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। अब ये क्या बात हुई? भला उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है? मुझे सच में उलझन होती है। मैं खुद को बंधी हुई महसूस करती हूँ। ऐसा लग रहा है मैंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया है। वो बेबसी से बोली। लेकिन अगर मेरे साथ जाना है तो तुम्हें सीट बेल्ट तो लगानी पड़ेगी। वो उसे देखते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारी सीट बेल्ट खुद ही लगा देता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे जरा से उसकी तरफ आया था। वो साकित बैठी रही। अहमद ने उसके कंधे के ऊपर हाथ बढ़ाकर सीट से लगी हुई बेल्ट थामी। उन लम्हों में वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। नायला के वजूद से निकलने वाली महक उसकी सांसों में शामिल होकर जिस्म तक रसाई हासिल कर रही थी। अहमद ने लंबी सांस लेकर बेल्ट को जरा सा ढीला किया और अपनी सीट पर संभल कर बैठ गया और खुद को पुरसुकून करने लगा। उससे दूर रहना गुजरते वक्त के साथ मुश्किल तर होता जा रहा था। उसे हासिल करने की ख्वाहिश उससे लम्हे शिद्दत से हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में दौड़ गई। जब्त करते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर रोड पे आ गया। उसकी फ्रेंड का घर 10 मिनट की ड्राइव पे था। वो दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। वो उसे रास्ता बताती जा रही थी। उस लम्हे उसके दाहिने तरफ एक गाड़ी आकर रुकी। उसने बेख्याली में उस गाड़ी की तरफ देखा और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा। उस पे हैरतों के पहाड़ टूटे थे। गाड़ी इशफाक चला रहा था
और उसी के पहलू में एक जवान लड़की बैठी थी। उसके खुले बाल कंधों पे झूल रहे थे और धूप का चश्मा बालों में उड़सा हुआ था। अहमद उसकी एक झलक कहीं देख चुका है। वो उलझ गया। अशफाक उसे और नायला से झूठ बोलता रहा था। वो यहाँ से नहीं गया था, बल्कि शहर में ही एक लड़की के साथ घूम रहा था। उस लम्हे अशफाक ने भी अपनी गाड़ी पहचान ली और फ्रंट सीट पर अहमद को नायला के साथ बैठा हुआ देखकर बेहद चौंका हुआ नजर आने लगा, यूं जैसे वो फटाफट वहां से भाग जाना चाहता हो। नायला बेखबर सी खिड़की के बाहर देखती रही। उसे कुछ पता नहीं था कि उसका शोहर जो उसे मुल्तान जाने का बोल के निकला था, उससे चंद ही मीटर दूर दूसरी गाड़ी में औरत के साथ मौजूद है। अगर उसे मालूम हो जाता तो वो क्या करती? अहमद सोचने लगा। शायद हंगामा कर देती या रोने लग जाती। कुछ भी कर सकती थी वो। अहमद ने खामोशी से होंठ भींच लिए। इशारा सब्ज हुआ तो अशफाक की गाड़ी तीर की तरह आगे बढ़ी और तेज रफ्तारी से ट्रैफिक के रश में गुम हो गई। वो थोड़ी देर बाद नायला के दोस्त के घर के सामने पहुंच आए थे। ये दरमियाने साइज का खूबसूरत सा घर था। अहमद ने गली में गाड़ी रोक दी। आप ही अंदर आए, वो दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखते हुए बोली। नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम जाओ और मुझे टाइम बता दो, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। 5 बजे तक आ जाए। वो कलाई में बंधी नाजुक सी घड़ी को देखते हुए बोली। तो अहमद ने तहफीमी अंदाज में सर हिला दिया। उसे इस लम्हे नायला से अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई थी। उसे वहीं उतार कर उसने गाड़ी वापस मोड़ी और सड़क पर एक वीरान सी जगह लाकर रोक दी। यहाँ इक्का दुक्का ट्रैफिक मौजूद थी। उसने कॉल मिलाई थी। मुझे पता था कुछ ही देर बाद तुम्हारी कॉल जरूर आएगी। इशफाक की आवाज सुनाई दी थी। इत्मीनान से वो बोला था। अहमद गुस्से में बोला, क्यों इतने गर्म हो रहे हो यार, ऐसा क्या हो गया? इशफाक ने कहा। तो अहमद तब क्या? मुल्तान जाने का बोल के तुम यहाँ रंगरलियां मना रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? तुम भी तो मेरी बीवी के साथ घूम रहे हो। इशफाक की आवाज सुनाई दी थी। एक लम्हे के लिए वो चुप सा हो गया। खैर, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। इशफाक ने एक होटल का नाम लिया था। अहमद ने कॉल कट के फौरन जेब में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो इशफाक से बगलगीर होते हुए बोला। वो एक होटल के कमरे में मौजूद था। वो सीधा उसके बताए हुए पते पर उससे मिलने आ पहुंचा था। उसने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। अहमद उसके बिलमुकाबिल आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। क्या लोगे, चाय या कॉफी? इशफाक बोला। तो अहमद ने उससे घूरा। तुम तो मुल्तान में हो ना? यार, मुल्तान से वापस आया हूँ। इस झूठ पर उसका पारा चढ़ा था। बकवास बंद करो, तो मुल्तान गए ही नहीं, शुरू से यहाँ हो। और वो कौन थी तुम्हारे साथ? अहमद ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, मैं मुल्तान नहीं गया तो क्या हुआ? इशफाक भी तल्खी से बोला था। और वो जो कोई भी थी, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं। वो मेरा जाती मामला है। ठीक है, अहमद ने होंठ बींच लिए। तुम झूठ बोलते रहे हो मुझसे और अपनी बीवी से भी। शहर में रहकर उसकी आंखों में धूल झोंकते रहे। अहमद ने अफसोस से कहा। यार, क्या फजूल की बातें कर रहे हो तुम? रहने दो ये सब, कॉफी पियो। अहमद बोला। मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। उसने कॉफी का मग उठाकर घूंट भरा और आंखें उसकी आंखों में डाल दी। क्या बताऊं? पूछा इशफाक अब की बार जरा से धीमे अंदाज में बोला था। मुल्तान नहीं जाना था तो बहाना क्यों किया? मुझे कुछ काम था शहर में, इसलिए। और वो काम वही था जो तुम्हारे साथ गाड़ी की सीट पे मौजूद था। अहमद तल्ख हुआ। यही समझ लो। इत्मीनान से बोला। कौन है वो? अहमद को उसके साथ सीट पे बैठी हुई वो लड़की याद आई। वो मेरी होने वाली बीवी है। अहमद को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मेरी होने वाली बीवी है वो। मैं जल्दी ही उसे शादी कर रहा हूँ। और नायला का क्या होगा मुझे क्या पता। अपने घर ही जाएगी। उसने बेहिस्से से कंधे उचकाए। वैसे ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं रिदा को 3 साल से पसंद करता हूँ, मगर अम्मी ने मेरी शादी नायला से करा दी और वो यूं मेरे गले पड़ गई। मगर मैं ये जबरदस्ती का रिश्ता वो नहीं निभा सकता। तो रिदा से शादी कब करोगे? अहमद उसे देखते हुए बोला। वो अपने शौहर से तलाक लेगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? अहमद उसके इंकशाफ पे हैरान रह गया था।